साहब के पास फिर से जाना चाहूँगा कि कर्नल साहब आखिरकार फौज से जो रिटायरमेंट होकर आते हैं कि उनके लिए क्या कुछ नरेंद्र मोदी जी ने सुविधा दी है और क्या कुछ आप मांगे रखते हैं, क्योंकि आप लगातार फेसबुक पेज से भी जुड़े रहते हैं। अक्सर मैं हर एक चैनल पर डिबेट में आपको देखता रहता हूं और आपकी मांगे कहीं मानी भी जाती है, अगर नहीं भी मानी जाती है तो आप अपने तरीके से मना लेते हैं। तो आखिरकार और क्या कुछ मांगे हैं आपकी फौजियों के हक में? करतार जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं मानता हूं मेरी पूरी चर्चा के अंदर ये एक ऐसा मुद्दा है जो व्यक्तिगत तौर पे समस्या से जुड़ा है। और जब किसी भी व्यक्ति की, राष्ट्र की तो चिंता हम सब करते हैं, बट जहां घूम फिर के शाम को रोटी की बात आती है तो वो कहते हैं कि उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, सैनिकों के लिए मैं देख रहा हूँ कि 3-4 मुद्दे हैं। पहले तो जो सेना के अंदर सैनिक हैं उनकी चर्चा मैं हमारे सेना पे छोड़ता हूँ, वो बात रखेगी पूरी करेगी। पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा। पर सेना का एक मुद्दा है, देखिए 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, अब कहीं न कहीं उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, जो मैं मानता हूं सरकार कर रही होगी। और बहुत सारे हमारे सैनिक हैं जो उस बात को उठाते रहते हैं, तो मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस विषय के अंदर इतना मैं कभी उस तरीके से नहीं जुड़ा हूं जिसका मुझे अध्ययन मैंने नहीं किया है। पर कहीं न कहीं कमी है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर सैनिक तो वैसे भी चाहता है देश के साथ खड़ा हो। तो 1 रैंक 1 पेंशन का एक NFU, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। अब क्या होता है साहब, देखिए कि सेना एक ऐसी चीज़ है, मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा, और वो अच्छी भली भांति जानते हैं, जब इतनी चिंता करते हैं राष्ट्र की सुरक्षा की, सैनिकों की, गरीब की, जन कल्याण की, महिलाओं की, बच्चों की, तो ये मुद्दा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, जब सैनिक, कोई भी सैनिक है नौकरी कर रहा है, वो किन परिस्थिति में कर रहा है वो इट्स ओके, पर अगर कोई कारणवश अगर उसकी मौत हो जाती है बिना पेंशन की नौकरी किए हुए, ऑपरेशनल डेथ होती है, तो क्या होता है कि उसको पूरा मान सम्मान मिलता है। पर मानिए कि इतनी बड़ी संख्या है जहां करीब 15 लाख के आसपास सैनिक हैं और अर्ध सैनिक बल भी हैं, तो उनकी एक्सीडेंट है, नेचुरल डेथ है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उस वीर नारी के जीवन के कोई चारा नहीं बचता है। जबकि बाहर किसी भी नौकरी के अंदर कोई भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके लिए उसका डिपार्टमेंट एक नौकरी की व्यवस्था करता है, उसकी धर्मपत्नी जो अब जीवित हैं उनके लिए। तो सेना के अंदर ऐसी चूक हो रखी है 75 साल से, अब मुझे नहीं पता किन कारणों से हुई। तो मोदी जी जरा इसको आप जरूर संज्ञान लें, क्योंकि मुझे चिंता एक वीर सैनिक की नहीं है, भूतपूर्व सैनिक की, उस वीर नारी की है जिसने अपना पति सेना में खो दिया और आज बेचारी घर घर की ठोकरें खा रही है। तो देश भी मेरे साथ होगा और मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी के पास ये आज बात पहुंचेगी चैनल 19 के मार्फत, और 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर फैसला आ जाएगा, जिससे पहले कि हमारी वो क्या लगे, आचार संहिता लगे। एक है। दूसरा NFU। अब NFU ऐसा मामला है मोदी साहब, और देश को भी पता है, जब बाहर कोई भी अधिकारी, और सैनिक जैसे है सेना के अधिकारियों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जब UPSC कंडक्ट करके एक IAS या IPS या कोई भी एक, ये तो आजकल है, मुझे याद है जब 80 के दौर में हम सेना में गए थे और UPSC के मार्फत जब जाते थे तो सबसे ज़्यादा तनख्वाह हुआ करती थी, प्रमोशन के भी अपॉर्चुनिटीज़ उस समय के हिसाब से थी। पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि बाहर राजनीतिक व्यक्तियों ने इस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया है अपने महिमा मंडन के लिए कि वो पूरा सिस्टम तोड़ दिया। और सेना में एक अधिकारी 23 साल तक नौकरी करके अगर वो मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये जो NFU नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, वो जब बाकी जगह आपने दे रखा है, सिविल सर्विसेज में क्यों दे रखा है? मुझे लगता है क्योंकि वहाँ जो अधिकारी कानून बनाते हैं वो आपके नज़दीक बाईं तरफ बैठे होते हैं, आपसे साइन करवा लेते हैं। अब सेना का आदमी तो आपकी तरफ आता नहीं है, और सेना के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो कभी इस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती हमें कि अपने सीनियर के साथ बहस करना है या उनके आदेश उन्होंने बोल दिया और वो बात आप तक नहीं पहुँच पाती। तो NFU जो कोर्ट के अंदर
हमारे पक्ष में है सेना के। मैं मानता हूं आप जरा एक कृपया करके इस फैसले का भी चुनाव आचार संहिता से पहला फैसला सुनाएं और सैनिकों के हित का कार्य करें, क्योंकि सैनिक आपके हैं और आप इतने हित के काम करते हैं। और एक जब सैनिक का पुनर्वास की योजना आए, चाहे वो अग्निवीर हो, सामान्य सैनिक हो, जब पुनर्वास के अंदर राजस्थान के अंदर पुनर्वास के नाम पर बहुत सारी विसंगतियां हैं। पहली विसंगति यह है कि पुराने जमाने में इनको पुनर्वास देने के लिए एक उसको पुनर्वास योजना था, जिसका समय के साथ पुनर्वास तो पहले भी होता था, ये रिजर्वेशन आया बाद में वीपी सिंह जी के दौर में, तो उसको रिजर्वेशन का नाम दे दिया। और अब उसके कारण उसके अंदर कंपटीशन आ गया और युवाओं का कि फौजियों को ये क्यों दे रहे हो, इनको पेंशन मिल रही है इनके पास, तो ये है वो सोच गलत है, क्योंकि ये पुनर्वास की योजना थी और इसको पुनर्वास की योजना ही रहने दें, रिजर्वेशन से ना जोड़े। और दूसरा, गहलोत साहब तो नहले पे दहला कर गए, उन्होंने तो इसको जातिगत रिजर्वेशन कर दिया। अरे साहब, क्या आप चाहते हैं पंजाब में एससी बॉर्डर संभाले, कश्मीर में एसटी संभाले और राजस्थान का ओबीसी संभाले, गुजरात का एमबीसी संभाले? ये बंद होना चाहिए। आपसे आग्रह है कि इस प्रकार का राजस्थान के अंदर कानून है और राजस्थान सरकार इसको वापस लेने का हमें पूरा यकीन है। हम रोज देखते हैं किस तरह सैनिकों के हितों के फैसले किए जा रहे, तो ये भी राजस्थान सरकार के मार्फत आप चुनाव से पहले ये करवाएं, क्योंकि सैनिक के मान सम्मान का मामला है और आप सदैव सैनिक के मान सम्मान के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए मेरे को उम्मीद है। और इसके साथ एक भूतपूर्व सैनिक या जो सैनिक रिटायर हो गए हैं, उनके जो एक राजस्थान में रेक्सो नाम का एक डिपार्टमेंट है, ये रेक्सो क्या करता है? भूतपूर्व सैनिकों का शोषण करता है। शोषण क्यों करता है? ये रिटायर्ड सैनिक अधिकारियों को नौकरी देता है और इसमें मिनिमम वेजेज जो एक मजदूर को मिलते हैं वो भी नहीं दिए जाते हैं। साहब, आज के दिन 15,000 एक सैन्य अधिकारी को कॉन्ट्रैक्ट पे आप लेते हो, सरकार को ये शोभा नहीं देता। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो आदमी आपस में अंडरस्टैंड करे, तो ये रेक्सो को या तो बंद कर दो, और अगर चलाना है तो जो आपके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जो मापदंड है मिनिमम वेजेस का, वो लागू किया जाए। कहाँ कहाँ करते हैं? रेक्सो के मार्फत से सामान्य आप लोग भी मुझे करतार जी कहते हैं कि फौजी साहब बैंक के बाहर खड़ा है, इसको 12,000 मिलते हैं, इसको 15,000 मिलते हैं। ये और आजकल तो प्रचलन चल पड़ा है कि कोई रईस आदमी है वो भी फौजी को अपने घर के आगे लगातार बड़ा उसमें प्राइड महसूस करता है, क्योंकि उसको देने कितने हैं? उसको गार्ड वाली कंपनी को 15,000 देने। अरे साहब, सैनिकों का अपमान ना करो। मेरे देश से भी आग्रह है कि भाई साहब, हमें अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो सैनिक को अपमानित नहीं करो। मिनिमम वेजेस वो है जो उसका दीजिए, और नहीं देना तो मना कर दो। तो मोदी जी, ये जो एक हमारी कमजोरी का फायदा अपमानित हो रहा है सैनिक। आपने भी देखा होगा कि जो आपके सुरक्षा में जो सैनिक खड़ा है उसको जो भी दे मापदंड दे सरकार ने कि वो मिलते हैं, पर जो बैंक के बाहर खड़ा है जवान युवा है, 40 साल का मजबूरी है, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे शोषण करते हैं। अरे राजस्थान में हो रहा है, ये तो मैं मानता हूं जरूर बंद होना चाहिए। इसके साथ आ गया ये सैनिकों से जुड़ी हुई समस्या, जो हमारी वीर नारियां हैं। मैंने अभी आपको बताया राजस्थान के अंदर बहुत सारे जब वीरों ने जो अपने शौर्य के काम किए थे उनको मुरब्बे आवंटन किए गए थे कुछ वर्षों पहले। अब मुरब्बा आवंटन का मतलब जमीन दी गई थी उनके वीर नारी को, उसके बच्चे को, कि भाई आप अपना घर गृहस्थी चलाएं। और मैं पिछले सरकार का मैं क्या बोलूं, अब कोई मुझे कह देगा साहब आप ये क्या राजनीति कर रहे हैं, पर 550 मुरब्बे उस सरकार के अंदर अधिकारी, मैं मंत्री महोदय से भी मिला हूं, भूतपूर्व सैनिकों को लेके जाता रहता हूं, और ऐसी बात नहीं कि आज कोई स्थिति बदल गई है। सैनिकों का सम्मान तो जब आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है वो नहीं करता है साहब। वो 500 मुरब्बों में से करीब 150 आज भी गलत लोग कब्जा करके बैठे हैं। कोई जैसलमेर के आपके कोई एमएलए साहब थे, मुझे याद नहीं कौन थे, उन्होंने तो ये तक आदेश किया था कि रातों रात जमीन मेरे को अपने उन साथियों के नाम करवा ली उन्होंने, और सैनिक आज भी भटक रहे हैं साहब। सैनिक है ही नहीं, वो वीर नारी है। वो बेचारी कहां से
जैसलमेर जाएगी। तो कृपया करके मोदी साहब जो भी अपना यहाँ तंत्र है, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं, मैं तो किसी ऑफिस के बाहर जाऊँगा तो लोग हमें कर्नल साहब कह के तो इज्जत तो दे देंगे, जब काम की बारी आएगी तो जो फौजी बैठा है ना वही कहेगा कि यार ये क्या सर खाने आ गया। तो ये इस तरह की विसंगतियाँ हैं, तो ये मुरब्बे उनको मिलने चाहिए राजस्थान के अंदर। और देश के लेवल के ऊपर भी जैसे मैंने कहा कि जो अनुकंपा नौकरी, वीर नारी की देखभाल, और एक सबसे बड़ा है कि अब सैनिक जो हमारा जब भी रिटायर होता है तो ये पुराना प्रचलन है, प्रथा है। आज भी जब आप देश के अंदर गरीब आदमी को कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं दवाई पानी की, जो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ कि आपने गरीब की देखभाल की, मजलूम की हाउसलेस की वुमेन की। अब सैनिक जब रिटायर हो जाता है, पहले तो क्या था कि सेना के अंदर जो अस्पताल में जाते थे हम इलाज करा लेते थे। आजकल एक अब सेना के कारण हुआ होगा, मैं उस पर वो कुरेद नहीं रहा हूं कि क्यों फैसला किया। आज के दिन ECHS एक नाम की सेवा है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, और जिसमें हमने हमारे थोड़ा बहुत आप पैसा लेते हैं और उसके बाद आजीवन काल दवाई देने का प्रचलन शुरू किया। ये विचार अच्छा था, पर अब देखिए सवाल ये है कि आपके पास तो रोज़ कोई आ नहीं सकता, और जो शीर्ष अधिकारी है उनको वैसे भी दिक्कत नहीं है। मैं मेरी बात बता दूं, मैं अगर कोई बड़ी बीमारी भगवान ना करे, छोटी मोटी है तो मैं जाता ही नहीं हूँ, खुद तंग रहता हूँ, क्योंकि कौन जाए कौन वहाँ जाए। उसमें सबसे बड़ी बात है जब दवाई लिख भी देता है डॉक्टर, उनके पास पैसा ही नहीं है। अब मेरे जो सेना के अधिकारी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे परिचित हूँ, हमारे साथी हैं सेना के काल में, वो अब ये भी नहीं कह सकते पैसा नहीं है, क्योंकि उनको सब डर है नौकरी करनी है अभी, और ये कह दें कि पैसा है तो दवाई नहीं है। तो कि ये मामला ये कि दवाई के नाम पे जो भूतपूर्व सैनिक का शोषण हो रहा है, उसके प्रताड़ित हो रहा है। या तो ये बंद करो कि आप हमें दवाई देते और वो कार्ड लाओ और ये लाओ, और जैसे पहले था सेना के हॉस्पिटल में हमारा इलाज होता था वैसे होने दो ना। आप जो डॉक्टर यहाँ लगा रहे हैं वहीं लगा दो, उसी हॉस्पिटल में एक साइड में दूसरी तरफ वार्ड लगा दो। अगर हम भूतपूर्व सैनिक अब सेना के काम के नहीं रहे तो ऐसा नहीं करो। इनकी दवाई की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मैं जयपुर का एग्जांपल दे दूं, अधिकारी क्या करेगा, जो ECHS के अधिकारी हैं या हमारे जो कमांडर साहब क्या करेंगे जब पैसा ही बजट में नहीं है। दवाइयों के दिल्ली से आदेश आते हैं, ये दवाई खरीदी जाएंगी, ये नहीं खरीदी जाएंगी। अब झुंझुनू से कोई जयपुर दवाई के लिए आता है, आप सोचिए वो एक बुढ़ा आदमी है, और जब आकर के यहाँ जब करता है तो वो उसको दवाई लिखवाता है, दवाई के बाद कहता है ये दवाई नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और एक समस्या और है भूतपूर्व सैनिकों की। अब करतार जी ने मौका दिया तो मेरे को भी यादें आ रही हैं, क्योंकि मैं ज़मीन पे जाता रहता हूँ और मैं सामाजिक जीवन में हूँ मोदी जी, इसलिए मैं काम करता हूँ। एक बड़ी जो भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे दवाई की मैंने आपको बताई, मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी। चलिए मैं मानता हूं ये समस्या है, मैंने बहुत सारी गिना दी सैनिकों से जुड़ी हुई। और एक यहाँ डिपार्टमेंट है भूतपूर्व सैनिकों का, एक सैनिक कल्याण विभाग है। उस सैनिक कल्याण विभाग को मैं सरकारों को दोष नहीं दे रहा हूं, न मैं अधिकारियों को दे रहा हूं, पर एक गड़बड़ है साहब। गड़बड़ यह कि देश में जब तक नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी के लिए आदमी प्रयास करता है, जब नौकरी मिल जाती है तो समाज के लिए अब देखिए ना, अब ये जिला सैनिक कल्याण ऑफिसेज हैं, इसके अंदर किस तरह से जगह की कमी है। राजस्थान इतना पुराना स्टेट है, और मैं तो कहता हूं मोदी जी ये सेंटर के अंडर क्यों नहीं लेते आप। ऐसी कौन सी, आप एक तरफ तो कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, हिंदुस्तान का कलेक्शन करोड़ों में हो रहा है, तो क्यों न सेंट्रल तरीके से सैनिक कल्याण अधिकारी बैठाया जाए और एक बिल्डिंग के अंदर उनका ECHS भी हो जाए, उनका जो एक सभागार भी हो जाए, उनका अधिकारी भी बैठ जाए, और उनका वो जो रेस्ट रूम होता है, जो गेस्ट रूम जो ऑथराइज होते हैं, वो एक दीवार के अंदर क्यों नहीं हर राजधानी के अंदर हो जाए। क्योंकि सैनिक जब ये रिटायरमेंट बाद आते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होती है। एक बड़ी बाहर नैरेटिव है, मैं खुद भी महसूस करता हूं, जबकि मैं ज़्यादा इससे इफेक्टेड नहीं हूं। जब जो कैंटीन सुविधा है, अब कैंटीन सुविधा देखने में आया कि कार्ड बना, बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए बदलाव के साथ। अब जब भूतपूर्व सैनिक
कोई भी सैनिक कैंटीन जाता है, उसको जो कोटा निर्धारित है, अब बताओ मोदी साहब, और मैं सेना के अधिकारियों को भी बोलूंगा कि कहीं न कहीं ब्रदर्स यू आर ऑल्सो फल्टरिंग, कहीं गड़बड़ आपकी है। मोदी जी को क्या पता बेचारे को, वो क्या जानते हैं कि कैंटीन में क्या है। अब आप लोग कहते हैं रेजर 2 मिलते थे, अब 1 मिलेगा। अरे भाई, किसी को रोज दाढ़ी काटनी, आपको क्या दिक्कत है। कुछ जवान बोल रहे थे मुझे कि साहब साबुन लेने जाओ, मैं 10 की जगह मेरे को कहते हैं तू 8 ही ले ले। अरे भाई, आपको दिक्कत क्या है। क्यों? क्योंकि कोई सिविलियन कहते हैं। दारू के ऊपर लोग कहते हैं फौजियों के मजे लगे हुए। अरे भैया, सिविलियन भाइयों, देखिए मजे लगे हैं, पर अब कोई व्यवस्था है। आपको भी तो पहले तो फौजियों के बराबर तनख्वाही नहीं मिलती थी किसी को। अब मुझे याद है 80 के दशक में सबसे ज़्यादा पे अगर मिलती थी तो सैनिकों को मिलती थी। और आज तो ये हालत है, सैनिक अधिकारी 20 साल तक बेचारा मेजर बैठा है, और बाहर आपका एक अधिकारी बनता है वो 7 साल में, क्योंकि राजनीतिक लोगों की मेहरबानी है, उसका स्केल बढ़ा करके पता नहीं कौन कौन से स्केल बना दिए, मुझे तो आज तक नहीं पता है। तो जो कैंटीन की सुविधा है उसमें भी आपने रोक टोक लगा रखी है। 5 साबुन नहीं देंगे, 1 घी का डब्बा नहीं देंगे। मैं खुद एग्जांपल देता हूँ। एक दिन कोई मैंने टूथ ब्रश खरीदा कुछ, तो मैंने कहा यार आज 4 महीने बाद मौका मिला है, 7-8 ले लिए एक साथ। बीवी है, बच्चे हैं, 2-4 घर में गेस्ट भी आते हैं। तो वो कहता है, उसने काट के आधे काट दिए, कहता है सर नहीं। तो मैं जब मेरे साथ में ये मुश्किल दे, तो ये जो कोटे के अंदर जो कमियां करी है आप फिक्स कर दो ना। आप चाहे 100 खरीदो इसके अंदर, चाहे 100, वो उसकी मर्जी है, जितनी पेंशन है ले ले। पर ये 2 ब्रश, 1 दारू की बोतल, ये सैनिकों को तंग करने वाला काम बंद होना चाहिए। और ये सेना के मैं अधिकारी से भी कहूँगा, ये गवर्नमेंट का नाम ला ले, आपका भी जिम्मेवारी बनती है, बिकॉज आप वहाँ पहुँचे हैं उस स्केल पे। सो प्लीज़ ये जो छोटी मोटी एक्स सर्विसमैन की प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करें। और जिस प्रकार से अग्निवीर को आपने, मैं अग्निवीर अगेन आ गया है। अब ये बताओ कि सेना के अंदर जो मौजूद हमारे साथी हैं, आप या तो डिफेंस मिनिस्टर के पास जाइए, अपनी बात रखिए। मैं देख रहा था एक मेरे पुराने मित्र हैं जो कोई किताब छापी है उन्होंने, वो कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे मेरे सैन्य अधिकारी हैं जो इस बात का मजा ले करके सिविल डोमेन में बातें करते हैं। कृपया करके यार, सैनिक है, सैनिक का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे, और उनको अगर किताब में आज लिखना था तो पहले किसने मना किया था। तो प्लीज ऑल दोज इन सर्विस रिक्वेस्ट, एजुकेट एवरीवन। सेना की बात सेना में रहे, और जो हमारी एक्स सर्विस उनकी समस्या हम उठा रहे हैं ना मीडिया के अंदर, और मैं मानता हूं देश हमारा सम्मान करता है। थैंक यू करतार जी, मैंने बहुत सारी समस्याएं गिनाई, हो सकता है कुछ छूट गई हो, पर इतना भी अमल हो जाए तो मैं अच्छा मानता हूं। एक सैनिक का मनोबल बढ़ेगा और राष्ट्र के लिए भी अच्छी बात है। आप लोग सभी अतिथियों का न्यूज़ 19 स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम मुद्दे यानी कर्नल साहब आर्मी को लेकर या रिटायर जो कर्नल है, रिटायर फौजी है, उनकी बातें रखते हैं सरकार के सामने, और तमाम कई बातें हैं कर्नल साहब से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे न्यूज़ 19 के माध्यम से। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। नमस्कार।